सर क्या नाम हुआ? मैं तरुण कुमार मुखर्जी, एडवोकेट, पूर्व अध्यक्ष बार एसोसिएशन। अच्छा सर, क्या लग रहा है, मोदी की लहर ठीक है फिर से एक बार है, लेकिन बीजेपी का दावा है कि 400 पार कर रहा है, लेकिन वही विपक्ष कह रहा है, अभी केजरीवाल जी भी 2 दिन पहले कह रहे थे कि 320 पे 220 पे ही सिमट रहा है बीजेपी वाले। 400 पार के अगेंस्ट में जो भी विपक्ष वाले बोल रहे हैं, अगर उनके पास आकलन होता, अगर वो भारत की जनता से, जनमानस से जुड़े होते, तो ये सवाल उनके मुंह से ये बात नहीं निकलती। वो जनमानस से बहुत दूर हैं, वो एक नागरिक के रिक्वायरमेंट से बहुत दूर है। उनको नहीं मालूम है कि इस देश की जनता को क्या चाहिए, कैसे चाहिए और क्यों चाहिए, और उनके मन में क्या चल रहा है। इन सब से दूर एसी में बैठ के और आपस में बात करके अगर कोई डाटा देते हैं और कुछ बताते हैं, उसका कोई मायने, कोई महत्व, कोई सरोकार नहीं है इस चुनाव से। अच्छा, अभी हम अगर काशी की बात करें तो काशी में क्या लगता है, पहले की काशी और अब के 10 साल में क्या काशी में कितना परिवर्तन हुआ है? एक बार आप काशी से हैं तो बताएं जनता को, तो जनता भी बेहतर। काशी में डेवलपमेंट मैं किस किस क्षेत्र का बताऊं? सबसे पहले मैं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की बात बता दूं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में जितनी मंदिरें थीं, वो सारी मंदिरें कहीं ना कहीं लुप्त पड़ी हुई थी। सारे मंदिरों को उन्होंने निकाला, उसको पुनर्स्थापना किया और उन मंदिरों का सुंदरीकरण किया गया। आज सारे जितने भी पर्यटक आते हैं, वो उसके दर्शन सुचारू रूप से और सरल रूप से कर सकते हैं। ये काशी की एक प्रथम धारणा है। इस कॉरिडोर के बनने से, मंदिर के बनने से क्या क्या चीज़ का रोजगार हुआ? पर्यटन, हॉस्पिटलिटी, छोटे छोटे दुकानदार जितने थे जो विस्थापित हुए थे, फूल माला प्रसाद और काशी के छोटी छोटी चीज़ों के जो दुकानदार थे, वो सारे दुकानदार संपन्न हुए, उनका रोजगार 10 गुना बढ़ा। यहाँ के जितने भी आपके टूरिज्म के वो थे, सारे चीज़ों में डेवलपमेंट आया, काफ़ी रोजगार बढ़ा है। जो लोग कह रहे हैं रोजगार नहीं है, आपने अभी कई लोगों से पूछा कि रोजगार की बात, रोजगार तो जो पढ़े लिखे हैं वो अगर चाहेंगे कि सबको सरकारी नौकरी मिले, सरकारी नौकरी से सिर्फ रोजगार नहीं होता है। रोजगार हमारे भरण पोषण और खाने पीने से, हमारा दिनचर्या की कैसे हम उसको मीटअप कर रहे हैं, ये रोजगार का मुद्दा तो है। कह रहे विपक्ष कह रहे पकौड़े तलना बोल रहे हैं सरकार। पकौड़ा जो चलता है क्या भारत का नागरिक नहीं है? पकौड़ा जो तलता है वो भारत का नागरिक नहीं है? चाय जो बेचता है, जो झालमुड़ी बेचता है, वो भारत का नागरिक नहीं है? वो कमा नहीं रहा है? वो क्या चोरी कर रहा है? हाँ, या उसके खानदान में कोई ऐसा पड़ा हुआ है जो आज 70 सालों से वो कमा के छोड़ गया, जिसको खा रहा है? पकौड़ा तलना क्या गलत काम है? अगर मैं अपने क्षमता के अनुसार, अपने विद्वत्ता के अनुसार कोई भी कार्य करता हूँ, तो वो काम क्या गलत है? ग्रेजुएशन करके अच्छी क्वालिफिकेशन लेने के बाद भी अगर सरकारी जॉब किसी को नहीं मिल रहा है, फिर डिसअपॉइंट होकर अगर कोई ऐसे स्टार्टअप स्टार्ट करता है, तो उस पर तो सवाल उठेंगे ना। नहीं, स्टार्टअप, छोटी सी स्टार्टअप की बात करेंगे। आपको मालूम होना चाहिए, अमेरिका में एक राष्ट्रपति थे जो बहुत संपन्न थे। उन्होंने अपनी जिंदगी प्रारंभ कहाँ से की? अखबार बेचने से। तो क्या वो पढ़े लिखे नहीं थे? अखबार बेचना क्या गलत काम था? क्या स्टेशनों में चाय बेचना, फेरी लगाना गलत काम है? चोरी तो नहीं कर रहा है ना? हमें इस चीज़ का गर्व होना चाहिए कि हमारे देश का जनता जो है चोरी नहीं कर रहा है, वो स्वरोजगार की चिंता करके उसके पीछे लग के उससे रोजगार कर रहा है, अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा है। ये कहाँ से गलत चीज़ हो गई? आप गलत तरीके से उसको प्रेजेंट अगर करोगे कि चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया, अरे चाय वाला कमा रहा है, उसके अंदर वो क्षमता है, वो जनता के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए वो कर रहा है। तो चाय वाला अगर प्रधानमंत्री बन सकता है, तो पकौड़ा तलने वाला और छोटे छोटे काम करने वाला व्यक्ति आगे क्यों नहीं बढ़ सकता है? तभी तो कह रहे हैं कि चाय बेचने वाले अगर प्रधानमंत्री बन गए तो अब देश बेच रहे हैं। हाँ, अगर देश बेचने का एक उदाहरण सही मायने पे हम लोगों के जनता के सामने ला दे, तो हो सकता है जनता उनके साथ खड़ी हो जाती। अब तक 70 साल ने किसने क्या बेचा और किस किस उद्योगपति के साथ बैठ के किन्होंने क्या क्या रणनीति तैयार की, किस तरीके से अपने परिवार बात को आगे बढ़ाया, ये सारे जनता को मालूम हो गया। अब जनता मूर्ख नहीं रही है। अब जनता के पास मीडिया के, आप जैसे मीडिया के लोगों के तहत सारी सूचनाएं मिल रही हैं और करंट जो सूचना है वो प्राप्त हो रही है। पुराने समय से आज तक गलत इतिहास को पढ़ा के यहाँ के जनता को एकदम बेवकूफ़ बनाया गया। सही इतिहास को जानते हुए लोग अगर सही दिशा में आज चल रहे हैं, तो उनको लग रहा है कि देश बेच रहे हैं। अरे, हम प्राइवेटाइजेशन अगर किसी का करते हैं तो वहाँ भी तो रोजगार की जगह खुलती है। आज मोदी जी गले लगा रहे हैं या मोदी जी कर रहे हैं, कोई ऐसा उदाहरण दे देना एक
कि मोदी जी ने अपने इस नॉर्म्स को तोड़ते हुए उनको जो है ये उद्योग दे दिया। सारे चीज उद्योग जो भी उनके पास है वो सारे नॉर्म्स के तहत हैं। आज के डेट में उन उद्योगों के बारे में जिनसे जो वो कर रहे हैं उनसे कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है, इस चीज को हमें देखना चाहिए। उस उद्योग से क्या लाभ हो रहा है हमारे जनता को, हमारे देश को, हमारे राष्ट्र को क्या पहचान मिल रही है, उस चीज को देखना चाहिए। देश बेच रहा है खाली बोल के ही आप उसको साबित नहीं कर पाएंगे। विपक्ष का ये एक गलत दावा है। वो कहीं भी विपक्ष जो है इस मामले में स्टैंड नहीं करती है। उनके पास कोई विजन नहीं है। 70 सालों से इन्होंने क्या किया, शुरुआत क्या था। हमारे करपात्री जी एक छोटी सी बात को लेके आगे बढ़े थे, गौरक्षा के आंदोलन में उनको गोली खानी पड़ी, कितने संत वहां पर कुर्बान हो गए। तो अब इस तरह के मुद्दों को लेके तो आप चले थे कि किस तरीके से सनातन का नाश हो, सनातन समाप्त हो। हाँ, हिंदू धर्म जो एक धर्म नहीं है, वो एक जीवन शैली है। उस जीवन शैली को आप समाप्त करने की कोशिश किए, आप प्रकृति से दूर ले जाने की कोशिश किए। क्यों हमको गलत इतिहास आपने पढ़ाया? क्या सारा कुछ हमारा पहले से नहीं था? टेक्नोलॉजी से लेके, साइंस से लेके, प्रकृति से के साथ क्या जुड़ा होना चाहिए, सारी चीज़ें तो हमारे इस सनातन धर्म से चलती आ रही है और युग युग से चलती आ रही है। उस चीज़ों को तो ख़त्म करने का काम किया आपने तो सारी चीज़ों को खाली यही दिखाया कि आज तक कांग्रेस ने जो किया वही मानवता के लिए सब कुछ है। क्या वो मानवता है? आप खुद ये सोचिए। अब जनता इतनी परिपक्व हो चुकी है, उसको मालूम है कि क्या मानवता है, किस तरह जीना चाहिए और किस तरह रहन सहन करना चाहिए। इनके बहकावे में कोई नहीं आने वाला है। अब आगे आने भविष्य में एक संगठित भारत की रचना होगी जिसमें सनातन का स्थापना होगा, पुनर्स्थापन। ये जान लीजिए। इसके अलावा अगर कोई भी सोच कोई रखता है तो वो दुराचारी होगा, वो जो है असुर प्रवृत्ति का व्यक्ति होगा, और असुर प्रवृत्ति के व्यक्ति का सनातन में कोई स्थान नहीं है। ये आप पक्का जान लीजिए। लाख दावे करते रहे लोग, उनके दावे खोखले हैं। सर नाम क्या? डॉक्टर ओम प्रकाश पाल जो है। कहाँ से हैं? हम बनारस से ही हैं। हाँ। अच्छा, क्या लग रहा है, ठीक है सनातन धर्म के नाम पे लोग बीजेपी को वोट दे, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए दे, और क्या मुद्दे हैं, इसके अलावा क्या है? पहले बात तो हम एक कविता ग्रुप में पहले समझा दें। काशी के बारे में कोई नहीं समझ पाया, महिमा अपरंपार बनारस। भले क्षीर सागर हो विष्णु जी का क्षीर सागर हो, भले क्षीर सागर हो विष्णु, शिव का तो दरबार बनारस। तो हम लोग उस जगह के निवासी हैं जहाँ काशी में भगवान शंकर जी, उनका सबसे प्यारा जगह पूरे ब्रह्मांड में सबसे प्यारा जगह काशी में। हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग यहाँ पर जन्म लिए। यहीं पर कर्म भूमि हम लोग की, जन्म भूमि हम लोग की है। गंगा पार जाकर देखो, लगता है धनुषाकार बनारस। और छने जलेबी, रोज कचौड़ी, गर्मा गर्म आहार बनारस। बनारस का कोई भी आदमी जो देख लीजिए, अपने घर में खाना नहीं बनेगा लेकिन जाकर के वो जलेबी कचौड़ी का रोज नाश्ता करता है। अब गमछा हमछा पहन, अब तो धीरे धीरे संस्कृत थोड़ा कम हो रही है। नहीं तो पहले लोग एक घंटा 2 घंटा पहले आकर के पहले बनारस में गमछा हमछा लपेट करके मंजन ये लेकर आते थे, करते रहते थे। अब धीरे धीरे अब आधुनिकता में लोग आ रहे हैं, अब गमछा पहनना बंद हो गया। अब सब लोगों को जींस का पैंट वो हो गया, क्योंकि बाहरी। अच्छा, मोदी जी जब से आए तो यहाँ पर हम लोग को लगता था कि जैसे बहुत प्राइम मिनिस्टर आए, ये भी आए चले जाएंगे। मोदी जी जैसे आए भाई, गंगा जी के सुधारने में बहुत से प्राइम मिनिस्टर आए। राजीव गांधी जी पहला संकल्प लिए थे। स्वामी यहाँ के शंकराचार्य जी थे, स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी जब भी प्राइम मिनिस्टर बन के आए थे राजीव गांधी, तो पहला संकल्प लिए कि महाराज जी हम क्या काम करें, हिंदुस्तान के लिए क्या काम करें। तो स्वरूपानंद सरस्वती महाराज जी इनको पहले बोले थे कि मैं, एक तरह से हमारा आदेश भी है, एक तरह से निवेदन भी है कि एज ए प्राइम मिनिस्टर पहला आप आदेश जो देंगे, गंगा के ऊपर करेंगे, गौ के ऊपर करेंगे, एक और कोई काम बताए थे। तो राजीव गांधी उसी समय गंगा का अपना कर्म राजेंद्र प्रसाद घाट से वो अपना चालू करवाए थे। हम लोग को लगा कि जिस तरह राजीव गांधी का सपना साकार नहीं हो पाया, उसी तरह ही भी आए हैं, चला जाएगा। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि पहले हम लोग यहीं पर 80 घाट पर आते थे नहाने के लिए, बुझबुझा निकलता था यहाँ पर गंगे जी में से, मतलब नहाने का मन नहीं करता था यहाँ। अब क्या है, गंगा जी अब आचमन जो लोग करते हैं ना, अब आचमन करके लोग पीते भी हैं गंगा जी को। इतना सफाई कर दी मोदी जी। अच्छा, तब की काशी अब की काशी आपके नजरिए से कितना बदला है, और अगर फिर से एक बार प्रधानमंत्री आते हैं तो इसके बाद 5 साल और क्या? बड़े गर्व की बात है कि हम काशी में रहने वाले हैं। हम लोग तो परिवर्तन देख रहे हैं। पहले हम लोग नाली के लिए बड़ा परेशान रहते थे। सांसद से जाकर हम लोग लिखते थे कि सांसद जी हम लोग को नाली ठीक करवा दीजिए, हम लोग को सड़क खड़न जाए। हम लोग जब से हम लोग
होश संभाले तब से हम लोग जो भी मेन रोड जो बनारस की है सब खड़ंजा उस पर लिखा हुआ था, सब में गिट्टी पड़े हुए थे, कोई सड़क कायदे से नहीं चलने वाला था, कहीं आधा किलोमीटर अच्छे आप सड़क पर जा नहीं सकते थे। अब तो हम लोग को खोजना पड़ता कि गड्ढा गया कहाँ। बनारस इतना तेजी में परिवर्तन हो गया, अब आने वाले समय में लगता है कि यूरोप में हम लोग हैं। बनारस जो अब यूरोप जैसा दिखने लगा। हमारे बहुत से मित्र यूरोप में हैं, तो जब उनको हम दिखाते हैं कि देखो यार तुम्हारे यहाँ तो जनसंख्या नहीं है, हमारे यहाँ तो 140 करोड़ की आबादी है, उसके बावजूद भी बनारस इतना अच्छा लग रहा है, तो तुम्हारा यूरोप अच्छा है कि हमारा काशी अच्छा है। कुछ दिन बाद तुम लोग आओगे यूरोप से देखने के लिए कि काशी है क्या। अब आने वाले समय में हमको लगता है कि मोदी जी के इतने प्रयास करने पर बनारस को भी मेट्रोपॉलिटन सिटी का दर्जा मिलेगा। इतने यहाँ पर जो चीज़ हो जा रही है हिंदुस्तान में कहीं नहीं हो रहा है। जो अभी हिंडोला वाला जो कार्यक्रम चल रहा है कि कैंट से लेकर के बनारस घाट तक जो है एक हिंडोला चलेगा एयर की तरह, वो उस तरह भी अब कहीं प्रोग्राम नहीं है। मोदी जी का वो होगा प्रोग्राम, तो हमको लगता है कि यहाँ से बनारस के घाट के किनारे किनारे भी सड़क बनाने की इनकी योजना हो सकती है भविष्य में। तो हम लोग भी जैसे अभी हम लोग बेनिस वेनिस में जब कभी देखते हैं कि नदी के किनारे लोगों का मकान है, उसी में लोग अपना आराम से रहते हैं। हम लोग भी कुछ दिन बाद ही देखेंगे कि गंगा जी के किनारे हम लोग भी बढ़िया से जो टहलते हुए जो नजर आएंगे, सड़क रहेगा उस तरह। ड्रीम प्रोजेक्ट है, हो सकता है कि मोदी जी साकार करें, हम लोग का तो यही प्रोजेक्ट है। और जो लोग कहते हैं कि भाई मोदी जी को क्यों लाया जाए बार बार, तो मोदी जी देख रहे हैं कि जो हम लोग सोच नहीं पाते हैं, जितना हम लोग को सोचने के बाद खत्म हो जाता है, मोदी जी वहाँ से चालू करते हैं और बिना कहे वो कोई परिवर्तन ला देते हैं। तो हमको तो ऐसी शासक चाहिए ना। हम लोग तो चाहते थे कि भाई कोई अब तो कोई होगा नहीं। हम लोग को निराशा था, बनारस में हमेशा बीजेपी जीतती थी, बनारस के मेयर हमेशा बीजेपी रहा करते थे, ज़्यादातर बनारस के सांसद ज़्यादातर बीजेपी के लोग थे, लेकिन कोई विकास नहीं था, कोई विकास नहीं था। यहाँ के मुरली मनोहर जोशी जी सांसद थे, शंकर प्रसाद जायसवाल जी भी सांसद थे, लेकिन कोई विकास नहीं था। जब से मोदी जी आए हैं, हम लोग तो वो भाई देख रहे हैं, जब से मोदी जी आए अमूलचूल परिवर्तन हो गया बनारस में। और अब तो यहाँ पर कम से कम जो 40-45 लाख की आबादी बनारस में है और रोज 2-3 लाख लोग बाहर से लोग आ रहे हैं बनारस में लोग देखने के लिए। काशी की परिवर्तन किस हुआ, हम लोग को खुद ही अंदर से बड़ा गर्व होता है कि हम तो इस जगह पर पैदा हो गए कि जिसको हम लोग यूरोप सोचते कि चलेंगे घूमने। हमारे मित्र जी से चलो भाई यूरोप में घूमने चले, अब तो हमको लगता है कोई घूमने की जरूरत है, अब तो हम लोग को बनारस ही ठीक है। आप देखेंगे और भी जितने मेट्रोपॉलिटन सिटी, बनारस में क्या है, दिल्ली बम्बई कलकत्ता से भी जो और जो क्या है इसमें कि प्राचीनता है। यहाँ पर जो अभी हम तो मणिकर्णिका घाट है, जहाँ लोग मरना भी सुमंगल समझते हैं, काशी में मरना भी अपने आप को गर्व की बात है। और यहाँ की शव यात्रा और लोगों की तरह नहीं है, यहाँ शव यात्रा विजय जुलूस की तरह निकलता है। नमः पार्वती पते हर हर। तो काशी में ही हम लोग देख रहे हैं कि पहले हम लोग का था कि मणिकर्णिका घाट, यहाँ 2 घाट हैं जहाँ हम लोग अपना अंतिम संस्कार करते हैं। आ रहे फिर से मोदी जी? एकदम मोदी जी 100% आएंगे, फिर से आएंगे। और हमको तो लगता है मोदी जी जब तक भगवान उनको दीर्घायु बनावे और जब तक रहे तब तक उनके नेतृत्व में ही पूरे हिंदुस्तान में कार्यक्रम चलता रहे। लेकिन विपक्ष उनके रिटायरमेंट की भी अब बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये मोदी जी के लिए वोट नहीं मांगा जा रहा है, ये अमित शाह के लिए वोट मांगा जा रहा है, ऐसा भी सुनने में आ रहा है विपक्ष की तरफ से, क्योंकि अब मोदी जी का रिटायरमेंट का समय आ गया है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा है नहीं, विपक्ष का अंतिम संस्कार होने जा रहा है। विपक्ष जो उनको काफी समय मिला, ऐसा नहीं है कि उनको एकाएक उनको हटा दिया गया, उनको 60-65 साल से उनको पूरा मौका दिया गया। जब वो नहीं कर पाए, हम लोग की भी इच्छा थी भाई वो आवे, लेकिन जब वो नहीं कर पाए तब उनको बदलना पड़ा। अब मोदी जी में हम लोग को लग रहा है, एक होता है कि मानव रूप में भगवान, जब राम जी थे तो उनको कोई भगवान नहीं माना था, जब तक वो थे उनको भगवान नहीं माना था। जब वो अपने अयोध्या में थे तब राजा क्या उनका था, राजकुमार राम के नाम पर थे। लेकिन जब वो अयोध्या से बाहर गए, जिस तरह योगी जी बाहर जाकर के जंगल में हिमालय में तपस्या किए, उसी तरह रामचंद्र जी जब 14 साल वनवास गए तब उनको भगवान की उपाधि मिली। तब उनको लोग देखे कि नहीं यार, वास्तव में तो राम नहीं है, ये राजा दशरथ के लड़के नहीं, राम नहीं है, ये तो वास्तव में भगवान है। उसी तरह मोदी जी भी जब तक थे चुपचाप थे अपने, जब उनको मौका मिला अपना दिखाने के लिए, पूरा जैसे होता ना अपने साम दान दंड भेंट, तो जरूरी एक शासक के लिए जरूरी है, एक शासक के लिए क्रूरता भी जरूरी है, एक शासक के लिए दालुता भी जितनी भाई एक शासक का मतलब एक माँ के बराबर होना चाहिए। दर्द हुआ हमारी जनता को तो तुरंत उसको समझ जाए। बरसात में अगर भींग रहा है उसके बावजूद भी उसको पता चल जाए कि नहीं, बरसात का पानी से भींग नहीं रहा है, इसकी आंख से आंसू गिर रहा है, वो शासक चाहिए। तो मोदी जी हमारे जो है इस तरह के हैं कि वो ऊपर से देख लेते हैं कि आदमी की क्या जरूरत है, कैसे है,
आदमी यही चाहिए हमको, और हमको क्या चाहिए भाई। जनता की भावना समझते हैं, ये काशी के लोगों की सोच है और ये इनकी भावना है। लेकिन वाकई काशी की जनता अपने वोट से ही बताएगी कि क्या इस बार फिर से मोदी सरकार